चलो अब एक बार फिर से बात करेंगे सीरिया को लेकर। जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, जिस तरीके से लोग वहां पर राष्ट्रपति के घर में, उनके आवास में घुस रहे हैं, वहां पर लूटपाट मचा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो बांग्लादेश की तस्वीरें हमने देखी थी, उससे पहले जो श्रीलंका की तस्वीरें हमने देखी थी, वो सभी तस्वीरें एक बार फिर से ताजा होती हुई नजर आ रही हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। यूके देवनाथ जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि आखिर इस वक्त विश्व में हो क्या रहा है। राष्ट्रपति के बेडरूम में लोग घुस जा रहे हैं। अगर श्रीलंका को लेकर बात करें तो सीरिया जैसे हालात वहां भी देखने को मिले, पहले बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले। अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें तो वहां पर भी स्थिति ठीक नजर नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर भी विद्रोह देखने को मिला, जगह जगह विद्रोह। ये देवनाथ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी देवनाथ जी, सवाल मैंने ये किया कि जो तस्वीरें इस वक्त लगातार हमें देश के अलग अलग हिस्सों से, माफ कीजिएगा, जो पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही हैं, आखिर ऐसी तस्वीरें बार बार सामने क्यों आ रही हैं? अगर बात श्रीलंका को लेकर की जाए, बांग्लादेश को लेकर की जाए, अगर पाकिस्तान को लेकर भी बात करें तो विद्रोह वहां पर भी खैबर पख्तूनख्वा में जो है देखने को मिल रहा है। जी हाँ अभिषेक, ये धारणा है कि शायद विश्व के अलग अलग देशों में बहुत जी जगह पर आम जो अवाम है, आम जनता है, वो अपनी अपनी सरकारों से शायद प्रसन्न नहीं है। जी ऐसा होना बहुत ही लाजमी है, नेचुरल है। हो ये रहा है अभिषेक कि अभी भी दुनिया में जो देश हैं, काफी सारे देशों में जो सरकारें हैं, वो शायद अपनी जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। कई देशों में राजाओं का, प्रिंस का, शेख या डिक्टेटर्स या किंग्स का राज चल रहा है। कई जगह पर हम नाम के वास्ते डेमोक्रेसी है, लेकिन शायद वो जी नाम के वास्ते डेमोक्रेसी है। ऐसे में आम लोगों को लग रहा है कि उनके जो राजा हैं या उनके प्रिंस हैं या प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, या उनके जो लीडरान हैं, वो उनके जो नेचुरल एस्पिरेशंस हैं उन पे खरे नहीं उतर रहे हैं। जैसे हमने अरब स्प्रिंग में देखा, पिंक रिवॉल्यूशन के टाइम पे देखा, इस तरह से दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रहा है। देखिए, बढ़ते हुए विश्व के पटल में एक चीज बहुत जरूरी है अभिषेक, कि लोग अपने जो नेता हैं, वो राजनीतिज्ञ जो हैं, वो जी अपने अपने आम लोगों की, जो सड़क पर, गलियों में, मोहल्लों में जो लोग रहे हैं, वह क्या चाहते हैं उसको उभरने का एक मौका दें। उनको अगर आप दबाएंगे या सोशल मीडिया में जो आवाज आती है उसको अगर आप दबाएंगे, तो शायद वो दबाते दबाते एक समय ऐसा आएगा कि प्रेशर कुकर की तरह दबाव बनकर वो फट जाता है। जी ऐसा ही कुछ हम विश्व के अलग अलग देशों में देख रहे हैं। जी अभिषेक। जी देवनाथ जी, सीरिया में जो स्थिति बनी हुई है, ये बांग्लादेश पार्ट 2 वहां पर बना हुआ है, आखिर ऐसी क्या मुख्य वजह है कि सीरिया में ऐसी स्थिति पनपी है? अभिषेक, सीरिया में ये समझना पड़ेगा कि बशर अल असद और उनके पिताजी के समय से ही जी पिछले 52 साल से वहां पर असद परिवार का राज था। जी हाँ, शुरुआती दिनों में उन्होंने कोशिश की कि सीरिया को एक नए युग की तरफ ले जाया जाए। उस समय 1970-80 के दशक में, 90 के दशक तक अरब जो देश हैं, ज्यादातर पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, उसमें रूढ़िवादिता फैली हुई थी। जी और शायद सारे देश अपने यहाँ लोकतंत्र को सही तरीके से सांस लेने का मौका नहीं दे रहे थे। जी ज्यादातर देशों में थोड़ी धार्मिक अंधता या धार्मिक उन्माद पर ही गवर्नेंस हो रही थी। जी ऐसे में सीरिया में बाथ पार्टी का जब उदय हुआ, जी शुरुआती दौर में बाथ पार्टी जो है काफी मॉडरेट थी, थोड़ा अग्रणी विचारधारा वाली सरकार उन्होंने बनाने की कोशिश की। जी लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे उनके विरोध में कोई खड़ा हुआ, मोस्टली थोड़ा धार्मिक कट्टरपंथी तत्व खड़े होने लगे, तो बाथ पार्टी बशर अल सरकार ने उनको थोड़ा जरूरत से ज्यादा जोर से दबाने की कोशिश की। जी तो इससे हुआ ये कि आस्ते आस्ते उनके अपने लोग अलग हो गए। सीरिया में एक बहुत बड़ी वजह है कि सीरिया जो है एक बहुत ही मिश्रित देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग ट्राइबल्स का देश है। जी तो वहां पर सुन्नी है, बड़ी तादाद में है,
शिया भी हैं करीबन 14%। बशर अल असाद की जो ट्राइब है अलवाइट्स, वो छोटी संख्या में है, 3-4%। तो शायद वो किसी तरह से जो मेजोरिटी थी सुन्नी, करीबन करीबन जी 75%, उनको साथ ले चलने में विफल हो गए। ये सुन्नी जो ग्रुप थे, इनमें से कुछ थोड़े ज्यादा एक्सट्रीम शरिया वाले ग्रुप भी थे। अगर हम याद करें, वहीं पर धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें, ज्यादातर सुन्नी ताकतों ने अल कायदा को जन्म दिया था, आईसिस को जन्म दिया था, बाद में अल नुसरत फ्रंट सामने आया। तो जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से क्या हुआ कि ये जो फोर्सेस थे, उनके परिवारगण जो थे, वो आस्ते आस्ते बशर अल असद की सरकार के विरुद्ध में चले गए, जिसका जी नतीजा हम आज देख रहे हैं। जी देवनाथ जी, जिस तरीके से नतीजों को लेकर जिक्र किया आपने, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा कि वहाँ के जो बैंक था, जहाँ पर अगर बात करें राष्ट्रपति भवन को लेकर, तो वहाँ के राष्ट्रपति भवन में भी, राष्ट्रपति के आवास में भी लोग पहुँच गए, वहाँ पर लूटपाट की गई। बैंक में पहुँचकर वहाँ पर बोरियों में नोट लेकर लोग जो है भर कर गए हैं। ऐसे में किस तरीके का ये फेलियर है, क्योंकि तख्ता पलट होना, सत्ता का आना, सत्ता का जाना लगा रहता है, लेकिन इस तरीके से पूरा सिस्टम बिगड़ जाना कि लोग बैंकों में जाकर लूटपाट कर रहे हैं, राष्ट्रपति के घर में घुसकर वहां पर लूटपाट कर रहे हैं। जी हाँ अभिषेक, सीरिया में जो हुआ वो हम अपने आसपास के काफी देशों में देख चुके हैं। जी प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर लोगों का घुस जाना हमने श्रीलंका में भी देखा, हमारे पड़ोस में है, बांग्लादेश में भी देखा, हमारे पड़ोस में है, जी दुनिया के कई देशों में हुआ। सबसे बड़ा कारण यह है कि एक स्टेबल जो देश है, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक तो जो सरकार है वो लोगों की नब्ज पे अपना हाथ रखें और जहां तक हो सके लोगों की बात सुने। दूसरा ये है कि इन सब देशों में, किसी भी स्टेबल देश में, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हम जैसे कहते हैं होम मिनिस्ट्री, तो जी पुलिस तंत्र सही से काम करना चाहिए। पुलिस तंत्र तभी सही तरीके से काम करेगा अगर उनकी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो अच्छा काम कर रही हैं और जनता की जो मनोभावना है उसको रूलिंग एलिट्स तक सही तरीके से पहुंचा रही हैं। जी इंटेलिजेंस इनपुट जब मिलती है तो राजनीतिक कूटनीतिक लेवल पर भी काम होना चाहिए, और पुलिस की जो कार्रवाई है, या कई देशों में थोड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। एक्सट्रीम केसेस में कुछ देशों में देखा गया है कि फौज का भी इस्तेमाल करता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। जी लेकिन इन सब देशों में हमने देखा है कि या तो फौज जो है वो आम जनता के साथ चली गई फाइनल मोमेंट्स में, या फौज जो है वो तटस्थ रही, न्यूट्रल रही, क्योंकि फौज को लग रहा था कि आम जनता को रोकेंगे तो ज्यादा मारकाट हो जाएगी। जी कई देशों में फौज जो है वो विद्रोहियों के साथ चली गई, ऑपोजिशन पार्टी के साथ चली गई। कई देशों में, सीरिया में जहां देख रहे हैं कि सीरियन आर्मी जो है पिछले 2011 से लड़ते 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 इतनी थक गई थी, परेशान हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी कि लास्ट मोमेंट में फौज को इच्छा ही नहीं हुआ कि इन विद्रोहियों के साथ लड़ाई करे। फौज ने बस कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं गिव अप, यानी जी फौज ने एक तरफ हट गई फौज, और ये लोग रेबल फोर्सेस जो हैं करीबन करीबन ड्राइव करते हैं। अगर आप देखें, रेबल फोर्सेस अपने अपने टोयोटास में अपने अपने मशीन गन के साथ बैठे, और उन्होंने जब ड्राइव करना शुरू किया एलेपो से हमा की तरफ, हमा से होम्स की तरफ, होम्स से दमस्कस की तरफ, तो फौज कहीं नजर ही नहीं आई, क्योंकि फौज थक चुकी थी, कंफ्यूज थी। फौज को लगा कि अब शायद लड़के कोई फायदा नहीं है। जी तो फौज के मोरल, कि फौज कितनी मजबूती से सरकार के साथ या अपने शासक के साथ खड़ी हुई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी जी अभिषेक। देवनाथ जी, अगर सीरिया के राष्ट्रपति को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से रूस ने उन्हें राजनीतिक शरण दी हुई है, इस राजनीतिक शरण का विश्व पटल पर क्या असर पड़ता नजर आएगा देवनाथ जी? जी हाँ, अभी बशर अल असद रूस में है, मॉस्को के आसपास कहीं पे उनको शरण दी गई है। क्या होता है कि दुनिया में जितने पावरफुल कंट्रीज हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों को अपने साथ ले जी चलें। जी कोल्ड वॉर के दौरान तो लोगों ने अपने अपने ऐसे ग्रुप्स ही बना लिए, एक तरफ वार्सा पैक्ट है, एक तरफ नेटो। कोल्ड वॉर के बाद भी अलग अलग बड़े बड़े देशों ने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की।
उसके तहत हमने देखा कि 1992 के पहले तक सोवियत रूस का पश्चिम एशिया में, अरब देशों में, गल्फ कंट्रीज में काफी दबदबा था, इन्फ्लुएंस था। इराक में सद्दाम हुसैन रूस के मित्र थे। मिस्र में नासर के समय से ही हम देख रहे हैं अभी कि मिस्र हमेशा से रूस के साथ था। रूसी हथियारों से ही मिस्र की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चल रही थी। इसी तरह से सीरिया में बशर अल असद जो है रूस के मित्र थे, रूस की मदद से ही खड़े थे। इस तरह से लीबिया में हम याद कर सकते हैं गद्दाफी को, कर्नल गद्दाफी जो है वो रूस की मदद से ही वहां पर थे। तो ये सब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद तक भी चलता रहा कि कुछ दुनिया के देश जो हैं वो अमेरिका की तरफ उनका झुकाव था, कुछ देश उनका रूस की तरफ झुकाव था। लेकिन रूस टूटने के बाद अमेरिका ने क्या किया कि आस्ते आस्ते इन देशों को अपने दोस्त बना लिया, अपने शरण में ले लिया। जी। तो ये होता रहता है। लेकिन होता ये है कि ठीक है, जब विद्रोह होता है, जैसे अरब स्प्रिंग हुआ, हमने बांग्लादेश का क्लासिक एग्जांपल देखा कि जब शेख हसीना के विरुद्ध विद्रोह हुआ और आतंकवादी गुट या एक्सट्रीम रिलीजियस गुट्स ने जब बांग्लादेश ढाका में घुस गए, शेख हसीना के घर में भी घुस गए, प्राइम मिनिस्टर निवास पे कब्जा कर लिया, तो भारत ने भी उनको शरण दी। तो ये एक लॉन्ग टर्म, हजारों साल पुरानी परंपरा है कि एक बड़ा राजा जो है हमेशा अपने मित्र छोटे राजा को, दोस्त छोटे राजा को शरण देता है। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, अब देखना आगे दिलचस्प ये होगा कि सीरिया में आगे चलकर क्या स्थिति बनती है, किस तरीके से वहां पर सरकार स्थिर होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।